हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 1 जुलाई 2024। तो 10th के रिज़ल्ट के बाद आज 11th क्लासेस की फ़र्स्ट क्लास है। अगर हम उन स्कूल्स को इग्नोर कर दें जिन्होंने अप्रैल में ही बच्चों को प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम्स असाइन कर दी थी, तो जिन्होंने कर लिया है वो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिज़िक्स का चैप्टर है, तो हम इसको करने वाले हैं। बट पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ऐसे रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस पे कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके संग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कंटेंट को फ्री रखना है तो उस केस में आपकी भी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, वरना डिवाइसेस का कॉस्ट और बाकी सब इक्विपमेंट्स का कॉस्ट या बाकी चीज़ों का कॉस्ट कैसे करके निकलेगा। तो देखते हैं कि कहाँ तक हम इसे ले जा पाते हैं, कर पाते हैं। पहले तो हम स्क्रीन पे ले आते हैं चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बट इस चैप्टर को करने से पहले जरा ना एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि मार्क्स कैसे करके असाइन होंगे जो आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें। ठीक है, तो वापस से नोटबुक पे आ जाते हैं। ठीक है, नोटबुक पे आ गए वापस से। तो एक बार जरा मार्किंग स्कीम समझते हैं। पहले मैं डेट लिख लेता हूँ, है ना। डेट इम्पॉर्टेंट है। डेट है आज की 01/07/2024। 07/2024, ओके। तो अब बात कर लेते हैं हम जो मार्किंग स्कीम है उसकी। लेट अस अंडरस्टैंड दी मार्किंग स्कीम। तो ये जो मार्किंग स्कीम है, ये जो फाइनल एग्ज़ाम होता है कंप्लीट सिलेबस का, उसके बेसिस पे है। ओके। तो जब मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पे सिलेबस को ढूंढने की कोशिश की, तो मेरे को भाई लेटेस्ट सिलेबस दिखा नहीं। हो सकता है कहीं पे लिंक हो, हिडन हो। और फिर मेरे को एडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ गया। तो काफ़ी सारे जो फेमस एडटेक स्टार्टअप्स हैं उनमें से एक की वेबसाइट से मेरे को सिलेबस भी मिल गया, मार्किंग स्कीम भी मिल गई, जो 2024 to 25 का सेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब उसमें क्या लिखा था, जो चैप्टर्स है ना उनको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी तो हमारा मेन फोकस रहेगा फिजिक्स पार्ट 1, जो बुक है, 2 पार्ट्स हैं। तो जो पहली वाली बुक है हमारा उससे फोकस रहेगा। तो जो इन्होंने ना यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, इसको इन्होंने नेम दिया हुआ है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये नाम दिया हुआ है। अब जो फिजिकल वर्ल्ड वाला पहले पुरानी वाली बुक में था वो चैप्टर 1 था।
ठीक है, अभी जो पीडीएफ जो अपलोडेड है एनसीईआरटी के जो लेटेस्ट अब तक के एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, तो उसमें जो चैप्टर 2 है उसको चैप्टर 1 बना दिया है। ठीक है, बट मैं अभी इसको चैप्टर 2 ही लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें ऐसे ही दिया हुआ है। हो सकता है आपके स्कूल्स में फिजिकल वर्ल्ड भी करा रहे हो पुराने वाली बुक से, कि एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। तो इसको आप लिख लेते हैं हम, ये भैया चैप्टर 2 है, इसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये नेम है इसका, और ये हमारी यूनिट 1 है। अब जो यूनिट 2 है, जो यूनिट 2 है, उसका नेम है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स नेम दिया हुआ है, मोशन से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ मोशन टाइप है ये। अब इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, इसमें देखो भाई, पहला तो चैप्टर आ गया हमारा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चैप्टर 4 है हमारा मोशन इन अ प्लेन। तो जो ये दो यूनिट्स हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इनको जो मार्क्स असाइंड हैं फाइनल जो पेपर होगा उसमें, वो है 23 मार्क्स। ठीक है, अब जरा ये चीज़ ये नोटिस करो कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं जो 11th में होते हैं। थ्योरी जो होता है और प्रैक्टिकल जो होता है, जैसा आप सबको पता है, ये 10th के एग्ज़ाम दे के आए हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जो साइंस की जो एग्ज़ाम होता है। अब जो थ्योरी है ना, उसको असाइन होते हैं 70 मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल है उसको असाइन होते हैं 30 मार्क्स। ठीक है, अब जरा ये देखो, 70 मार्क्स जो हैं, 70 मार्क्स जो हैं उसमें से 23 मार्क्स तो हो गए आपके चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के, और हो सकता है काफ़ी हो गए यूनिट 1 के जो टेस्ट होने वाले हैं, उसमें ये 3 टॉपिक्स ही आ रहे हो। तो मतलब ये कितना परसेंट हो गया आपका, जो पहले के 3 चैप्टर्स हैं? मोर देन 30%, है ना? क्या हो गया ये? मोर देन 30% हो गया भाई ये तो। ये जो है ये 30% से ज़्यादा है जो मार्क्स है। अब आप सोचो, थ्योरी में अगर आप 30% ले आए, प्रैक्टिकल में भी ठीक ठाक ले लिए, 30 में से मान लो तुमने 25 भी ले लिए, तो भाई 25 छोड़ो, 27 ले लो, तो भाई आराम से तुम्हारे 100 में से 50 मार्क्स तो आ गए। अब ये मत सोचो कि 50 मार्क्स ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, बात 50 मार्क्स टारगेट करने की नहीं, लेकिन बात ये है कि आप पहले के 3 टॉपिक्स में ही जोर लगा दो, क्योंकि अभी के टाइम आपके पास बहुत टाइम रहता है, आप बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अच्छा खासा ब्रेक भी मिला है 2-3 महीने का, माइंड एकदम फ्रेश है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स बाकी लोग एडजस्ट करने में लगा लें, आप मन लगा के प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो क्वेश्चंस वगैरह है उनकी। अब आ जाते हैं वो हमारे मेन टॉपिक, हमने मार्किंग स्कीम समझ ली भाई क्या चल रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर पे। मैं इसको चैप्टर 2 ही लिखने वाला हूँ,
वैसे ही चैप्टर 1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर 2 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या बोला मैंने? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब जब आप जो सिलेबस है उससे डिटेल में जाएंगे तो हर हर एक सिलेबस में ना कुछ कुछ लिखा रहता है कि ये आपको आना चाहिए। अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी सिलेबस देखा है या नॉर्मल सिलेबस भी देखा है जो टीचर्स के हाथ में आता है, नहीं तो सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर देख लो। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जब चैप्टर एंड हो तो आपको ये आना चाहिए। तो जो चैप्टर 2 है उसके लिए सीबीएसई ने क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं तो वो देख लेते हैं एक बार, फिर हम then उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम उन पे वर्क करेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न? हमें क्या चीज़ें समझनी है और याद करनी है। ठीक है, नंबर वाइज आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है? नहीं कर रहे हम मेजरमेंट? भाई कोई ना कोई वजह तो होगी जो ह्यूमंस ने ये मेजरमेंट वाला सिस्टम लाए। तो इसलिए वी शुड नो द नीड फॉर मेजरमेंट, पहली चीज़। और क्या पता होना चाहिए हमें? अब मेजरमेंट में कई सारी यूनिट्स होती हैं। लेंथ को ले लो तो मीटर हो जाती है, वेट को ले लो तो किलोग्राम हो जाती है, टाइम को ले लो तो सेकंड हो जाती है। तो इसलिए उससे रिलेटेड उन्होंने बोल दिया कि वी शुड नो डिफरेंट यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। हमें ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं मेजरमेंट की उनके बारे में पता होना चाहिए। अब इसी बीच में क्या हो रहा था कि भाई हर एक देश अपना अपना वो कर रहा है। जैसे अगर आप इंडिया में प्लेन्स एरिया से हो, नॉर्थ के प्लेन्स से, तो आप देखते होगे कि भाई गाँव की ज़मीन को बोले इतना गीला ज़मीन है हम पे। अगर आप हिल एरियाज से होगे तो बोलते होंगे इतनी नाली ज़मीन है हम पे। और जब कोई नॉ हिली एरिया का जब प्लेन एरिया वाले से मिलता है, जब ऐसी बातें होती हैं तो उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनके लिए वो नई चीज़ है। तो एक सिस्टम की ज़रूरत थी कि जिससे कि अगर किसी यूनिट में किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो वो चीज़ दूसरा भी समझ पाए। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव्स बना दिए कि वी शुड नो अबाउट द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एक तो हो गया ये, जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और वी शुड नो अबाउट एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए। अभी ऑब्जेक्टिव्स में ही चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब भाई अगर मैं आपने स्केल देखा होगा कहीं पे एक साइड पे इंच होता है, एक साइड पे सेंटीमीटर होता है। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो क्या हो रहा है कि मीटर को आप दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो।
तो उसी से रिलेटेड उन्होंने एक और कर दिया कि वी शुड नो अबाउट फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अभी दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि कौन से फंडामेंटल है कौन सा ड्राइव्ड है, वो आगे करेंगे। अभी तो बस ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं हम कि क्या हमें आना चाहिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सिक्स्थ, वी शुड नो अबाउट वेरियस dimensions of physical quantities। अभी के टाइम इसको जस्ट वर्बल तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। एक बार जब हम इनके कैलकुलेशन वाले पार्ट में आएंगे जहाँ पे कि हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे इसको देखते हैं। और इसके साथ ही अगला वाला भी ऐसा ही है। अगला वाला क्या है? वी शुड नो अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमें डायमेंशन एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने मार्किंग स्कीम समझ ली, ऑब्जेक्टिव समझ लिए चैप्टर के। तो अब हम बुक पे आ जाते हैं। अब हमें पता है भाई हमें क्या सीखना है। सीबीएसई हमसे क्या चाहती है कि हम इन बुक से, एनसीईआरटी भी, क्या हम इन बुक से क्या क्या सीखें। तो एक बार ज़रा बुक में आ जाते हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखोगे ना, बोल्ड में लिखा है यूनिट, है ना। एक बार मैं अपनी मार्कर को भी इसी में ले आता हूँ। ओके, मेरा मार्कर यहाँ आ गया। ओके, अब आप देखो कि बोल्ड में लिखा है यूनिट, बोल्ड में लिखा है फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, है ना। और क्या लिखा है? और लिखा है ड्राइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इसी में आ गई हमारी, है ना। फंडामेंटल यूनिट की बात भी हो गई, ड्राइव्ड यूनिट्स की बात भी हो गई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात भी हो गई। और एक चीज़ पहले बोल दूँ, इस टॉपिक पे ध्यान देना क्योंकि ये जो चैप्टर 1 है फिज़िक्स का, इसके टॉपिक्स कॉमन है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से, तो उसको वहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सीख लिया तो वहाँ पे फिर से थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस से नोटबुक में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखते हैं कि क्या दिया है हमें। ठीक है, आ गए हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। तो जी, जो 1.1 है ना, वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन अब उस ना चीज़ को पढ़ते टाइम पे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक तो हमने देखो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें वो दे दिए सीबीएसई ने। अब एक हम सेक्शन वाइज ऑब्जेक्टिव्स भी लेके चलेंगे कि हमें क्या क्या आना चाहिए एट द एंड ऑफ द सेक्शन। तो जी, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, हमें क्या क्या आना चाहिए एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो। ठीक है, एक तो हम समझ जाएं, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म यूनिट। जो यूनिट
जो टर्म यूज़ कर रहे हैं हम चैप्टर की हेडिंग में भी यूज़ किया यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें यूनिट का मीनिंग पता होना चाहिए। सिमिलरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म मेजरमेंट। जो मेजरमेंट जो टर्म है उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। और अब जैसा कि हमने बोर्ड में देखा ही था, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की बात वहाँ पे हो ही रही है, तो एक हम छोटी सी झलक कह लो, वो देखेंगे डिटेल में, हम आगे देखेंगे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल, जिसको कि बेस यूनिट्स भी कहते हैं, है ना, एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में क्यों लिखा, अब इंट्रोडक्शन जो वाला जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में नहीं लिखा है, बट जब आप याद करते हैं चीज़ों को, भाई ह्यूमन और मंकी में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन तो रीजनिंग कर पाता है, अपनी गलतियों से सीख पाता है, बंदर भी सीखता है, बट जो रीजनिंग वाला पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है जो ह्यूमन माइंड का, वो हमको चीज़ें याद करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब जब मैंने लिखा डिफरेंशिएट बिटवीन, तो क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हो भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और जब डिफरेंस आपको पता चल जाएगा तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बहुत कम लिखा जाता है। मेन होता है आप समझो, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको अपने वर्डिंग्स में लिख दो, और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भैया इंग्लिश ठीक करो। फोर्थ है नो अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप नोटिस करोगे कि भाई एक तो जो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, और एक जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन में ही बात कर लेंगे आगे, और उसको एक्सपेंड किया जाएगा, बट इंट्रोडक्शन में उनकी बात हो जाएगी। तो एक तरह से हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं, और ये हमने साइड ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई जो टॉपिक का ना नेम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिख तो दिया, लेकिन भाई मुझे पता भी है कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है। यूनिट जो टर्म है उससे तुम क्या समझते हो, मेजरमेंट जो टर्म है उससे तुम क्या समझते हो। तो इसको एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर आता नहीं है, बट ये है कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रिवाइज करना आसान होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिट। जो यूनिट टर्म है उससे तुम क्या समझते हो। तो जैसा मैं बता ही रहा था कि भाई जो हिली एरिया में लोग रहते हैं वो नाली से ज़मीन नापते हैं अपनी नाली नाम से, और जो प्लेन्स में रहते हैं वो कीला करके बोलते हैं। आपका हरियाणा यूपी में बहुत चलता है, कच भी होता है। लेकिन हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है बहुत सारा। तो इसके लिए क्या किया गया, अब हमारे डोमेस्टिक लेवल में ही, इंडिया के लेवल में ही इतनी वेरिएशन आ गया। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं। तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए क्या किया गया कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया मेजरमेंट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और उसे ही यूनिट नाम दे दिया। जैसे कि मीटर जो है वो है यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसको आंसर की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करो तो मैं आसपास हूँ या ना हूँ, आपको इसको रीड होके करके क्लैरिटी आ जाए। द
internationally accepted reference standard used for the measurement of any physical quantity is known as unit. For example, for example, meter is a unit of लेंथ। तो जो यूनिट टर्म जो है उसका मीनिंग हमने समझ लिया, वैसे मेजरमेंट का समझ रहे। तो जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उससे रिलेटेड तब तक माइंड में सोचो कि मेजरमेंट में क्या हो सकता है, गेस करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेजरमेंट? जिन्होंने गेस कर लिया है तो अब सुनना उनसे मैच होता है या नहीं होता। अब जो यूनिट है ना वो अपने आप में ना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब जैसे अगर मैं कोई मेरे से पूछा हाँ भाई लेंथ क्या है किसी चीज़ की, तो मैं क्या बोलूँगा 15 मीटर, या मतलब कुछ भी मीटर बोलूँ मैं, लेकिन आगे हमेशा एक नंबर होगा। और जब मैं मान लो 15 मीटर बोलता हूँ तो अगर मैं बोलूँ यूनिट क्या है, तो यूनिट है मीटर। तो भैया 15 क्या है ना? 15 की अकेले तो कोई वैल्यू है नहीं। बट जब मैं ये नंबर जो है 15 और ये जो यूनिट है मीटर, इन दोनों को साथ में देखता हूँ तो ये बन जाता है मेजरमेंट, है ना? ये दोनों मिलके बन जाता है मेजरमेंट। तो अगर मैं इसको वर्डिंग में लिखूँ, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit. It is expressed by a number or numerical measure accompanied by a unit। क्या बोला मैंने? accompanied
बाय अ यूनिट, वही नंबर और उसके साथ जो यूनिट है उन दोनों को कंबाइन करके जो होता है उसको मेजरमेंट कहते हैं। अब ये तो रही जो वही बुकिश नॉलेज है वो। अब खाली बुकिश नॉलेज से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ी एडिशनल इन्फो भी ले लेते हैं, है ना। तो एडिशनल इन्फो में क्या है हमारे पास कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी, काफ़ी वर्क डन जो है वो हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बट इतनी सारी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सबके बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? तो वही हमारी एडिशनल इन्फो है आज की। जो हमारी एडिशनल इन्फो है, जो हमारी एडिशनल इन्फो है इसको मैं लिख रहा हूँ एआई। एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एडिशनल इन्फो है। और एडिशनल इन्फो क्या है? द नंबर ऑफ फिजिकल quantities appear to be very large, but we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another। क्या है कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज appear to be very large, but we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another। अब ये जो एडिशनल इन्फो है ना, अब इसी से क्या हो रहा है कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं किस तरफ? एसआई यूनिट्स की तरफ। और बीच में हमारे फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स भी आ जाते हैं। तो देख रहे हो डायरेक्शन? पहले हमने समझा यूनिट्स क्या है, फिर हमने समझा कि मेजरमेंट क्या है, फिर हमको समझ में आया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा है। तो हर एक के लिए अलग अलग यूनिट देना तो मुश्किल है, तो क्या किया कि लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट से हमने बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने ऑब्जेक्टिव से ही सिमिलर ही उतार दिया है और इसको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में रखा है। क्वेश्चन की फॉर्म में क्या रखा है? डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल, जिसको कि बेस यूनिट्स भी कहते हैं, एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। इसके बीच में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना है। याद रखना, जब भी मेजरमेंट होती है यूनिट क्या होती है? नंबर के पीछे वाला जो पार्ट होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे करके। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके आंसर पे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर को में एक बाइफर्केशन क्रिएट कर लेते हैं।
एक होगा हमारा फंडामेंटल यूनिट्स और एक होगा हमारा ड्राइव्ड यूनिट्स। अब देख रहे हो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आ रही है, इंट्रोडक्शन का वो जो एक पैरा है ना उसी से निकल के आ रही है। तो अगर तो आप खुद पढ़ोगे समझना बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए। और अगर आप समझ भी लोगे, अगर आपको ये नोट्स मिल भी गए तब भी आप नोटिस करना कि जो टॉप लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वही इसको कर पाते हैं। अगर तो आपको उनको कंप्लीट करना है तो आपको रिवीजन चाहिए डेली और फिर वीकली। तो हम अपनी तरफ से क्या ऑफ़र करें, अगर आप डेली रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं, वीकली रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप कमेंट लीव कीजिए। हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ क्लासेस अरेंज की जा पाएँ और फिर देखते हैं कैसा फीडबैक आता है, फिर उसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो वापस से इस पे आ जाते हैं। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस quantities are called fundamental और बेस यूनिट्स। अब फंडामेंटल और बेस ये वर्ड इतनी बार आ रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी की बात चल रही है और एक फंडामेंटल और बेस यूनिट्स की बात चल रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा है द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीटर फंडामेंटल या बेस यूनिट है किसकी, लेंथ की। सेकंड फंडामेंटल या बेस यूनिट है किसकी, टाइम की। तो वो डिफरेंशिएशन याद रखना है। आगे ड्राइव यूनिट्स पे आ जाता है। ड्राइव यूनिट्स में क्या है, द यूनिट्स obtained for the derived quantities are called derived यूनिट्स। जो derived quantities होती हैं उनके लिए जो यूनिट्स ऑब्टेन्ड होती हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी का कोई एग्जांपल, स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में नाप लिया, टाइम सेकंड में नाप लिया, तो ड्राइव्ड यूनिट स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में आ जाता है। मैं कुछ कुछ चीज़ें बस बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितना क्लीन रही चीज़ें उतना अच्छा। अब हमारे पास है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो वो लिख लेते हैं, जिनमें से दो आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ एंड टाइम। तो उनको लिख लेता हूँ एक बार। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और
thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity। ठीक है, अब वर्डिंग को जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, आएगा। ठीक है, अब ड्राइव पे आ जाते हैं, जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है इसका। देयर, अब ये चीज़ एनसीईआरटी के नोटों में लिखी नहीं हुई है। ठीक है, बट क्योंकि हमें पता है तो एडिशनल इन्फो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयर आर मैनी ड्राइव्ड यूनिट्स, बहुत ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, एंड 22 ऑफ दोज derived units are given special names, for example Pascal, Hertz, Joule, Joule, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ कुछ नेम्स आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे पास्कल प्रेशर के लिए यूज़ होता है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, जूल वर्क डन या एनर्जी के लिए यूज़ होता है ना। तो अब क्या क्या पार्ट हो गया हमारे उसमें से, जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो सीबीएसई ने भैया लिखे हुए थे। तो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स तो हो गई, तो अब जो हमारी रह गई है वो रह गई है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वापस से नीचे आ जाते हैं, आ गए भाई नीचे। तो इसको ना क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स टर्म है, उससे तुम क्या समझते हो? ठीक है, कुछ नहीं है, बस कॉम्बिनेशन है किसका, फंडामेंटल और बेस यूनिट का और ड्राइव यूनिट्स का। तो इसको बस अच्छी सी वर्डिंग्स में लिख देना, अ कंप्लीट सेट ऑफ बोथ द फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स को बेस यूनिट्स भी कहते हैं, एंड derived units is known as the system of यूनिट्स। जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, उनके कंप्लीट सेट को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, जो खाली एक पैरा था उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, एक बार मैं बुक दिखा देता हूँ। बुक में देखो, बस इतना सा पैरा है, बट इंफॉर्मेशन उससे कितनी निकली, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकली उससे। तो अगर तो आप खुद याद कर सकते हैं तो डेली रिवीजन करना,
और हम क्लासेस को 45 मिनट्स की रखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, क्योंकि हर एक का अपना एक अटेंशन स्पैन होता है। जो जीनियस होते हैं भाई, जिस कैटेगरी में भाई, हम में से ज़्यादातर लोग नहीं, तो वो तो दिन दिन भर भी पढ़ लेते हैं। अब जैसे मेरा खुद का जो अटेंशन स्पैन है वो 2.5 आवर्स का है, 2.5 आवर्स से मैं मन लगा के काम कर सकता हूँ। बट फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें कुछ का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए हम क्लासेस को छोटा रखेंगे, 45 मिनट्स का। बट जहाँ बाकी जगहों पे क्या होता है कि 1.5 1.5 घंटा क्लास होती है हफ्ते में 3 दिन, हम क्या करेंगे, 45 45 मिनट्स की करो। एक इवनिंग इवनिंग का सेशन लगा लिया, आफ्टरनून का अराउंड 4 o'clock का, एक 7 o'clock का, तो अच्छा खासा एक टाइम डिफरेंस भी आ गया, और आपको माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा होता है दिन में एक नैप भी ले लें, नैप लेना ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर नैप नहीं लोगे, ब्रेन जो आपने नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाए नई चीज़ें याद करके, उस पाथवे को परमानेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, आज का तो यहीं छोड़ते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही ये फ्री कंटेंट मिलता रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि व्यूज़ से ही एटलीस्ट इतनी इनकम तो हो जाएगी, चैनल को चलाया जा सके, इक्विपमेंट का कॉस्ट निकाला जा सके। और जो खुद चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, मतलब रिवाइज कर सकते हैं, वो तो खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप डेली रिवीजन मेरे साथ करें, तो उस केस में आप कमेंट लीव कर दीजिए। और मैं पहले बोल दिया कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव उनके लिए हैं जिनको लगता है कि वो अपनी तरफ से खुद डेली रिवाइज नहीं कर सकते। अगर डेली नहीं करोगे तो ये 10th की साइंस की तरह नहीं है, बहुत पीछे छूट जाओगे। और मैं बता रहा हूँ, चाहे स्कूल हो, चाहे ट्यूशन हो, एक बार आप पीछे छूट गए तो कोई ध्यान नहीं देता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक को अपना सिलेबस पूरा करवाना है। पर यहाँ पे आपके पास वीडियोस हैं, तो आप वीडियोस बार बार देख सकते हैं, जो कि ऑफलाइन ट्यूशन में और स्कूल्स में आपको नहीं मिलेंगी। एंड देन उसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं, रिवीजन की फॉर्म में होगा, आपके ब्रेन को मजबूर किया जाएगा कि आप सोचो। तो अगर कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लीव कर दीजिएगा, और हम ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमने इससे पहले केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत डिस्कस करके डाल दिया है, तो उसको आप देख लेना। तो टाइमिंग्स क्या रहने वाली हैं इन वीडियोस की, मंडे टू सैटरडे 45 मिनट्स की आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी। और टाइमिंग रहेंगी इनकी, 4 o'clock पे रिलीज़ होगा केमिस्ट्री, 7 o'clock पे रिलीज़ होगी फिज़िक्स की वीडियो। एंड देन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 9 o'clock से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 9 to 10 या 10:30, जो भी हो हम जूम के ऊपर करेंगे, जो जूम ऐप है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।